चलो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आशीष दादीच आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और शानदार तरीके से आप अपने अध्ययन के कार्यक्रम को जारी रख रखे होंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों के साथ में आपके परिवार वाले भी एकदम सुखी और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इंडिया की पॉलिटी के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और अपन ने दो टॉपिकों के बारे में शानदार तरीके से चर्चा कर ली थी। एक तो संविधान के सामान्य परिचय के बारे में और एक संविधान के प्रकार के बारे में। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो भारत का संवैधानिक विकास रहने वाला है और यकीन मान के चलिएगा आपको इंडिया लेवल पर हर एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप ईमानदारी के साथ में कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और दिल लगा के और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। जैसे सनम से दिल लगाते हैं, जैसे आज इस वीडियो से दिल लगाना है और मैं जो जो चीजें आपको बता रहा हूं उसको ईमानदारी के साथ में नोट करना है। आप देखोगे कि भारत का संवैधानिक विकास जो सबसे ज्यादा टिपिकल माना जाता है वो आपके उंगलियों पर आपको टिप्स के ऊपर याद हो जाएगा। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। तो आप हेडिंग लगा लीजिए फटाफट, भारत का संवैधानिक विकास। जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए, भारत का संवैधानिक विकास। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित कि भारत का संवैधानिक विकास जब अपन पढ़ते हैं तो इसको सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित कर देते हैं? 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, एक ताज जो इंग्लैंड का जो क्राउन था उसके अधीन और एक संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अधीन। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के संवैधानिक विकास को सुविधा की दृष्टि से अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो चलिए अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो पार्ट है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। सेकंड याद रखिएगा, ताज के अधीन। ताज के अधीन। और तीसरा याद रखिएगा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अधीन। ठीक है दोस्तों, आपको क्या याद होना चाहिए कि भाई ये जो ईस्ट इंडिया के कंपनी के अधीन जो था वो कब से कब तक? तो याद रखिएगा 1773 से लेके 1858 ईस्वी तक का जो संवैधानिक विकास है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन माना जाता है। याद रखिएगा 1858 से लेके और 1947 तक का जो संविधान का जो विकास है वो ताज के अधीन माना जाता है। और याद रखिएगा कि 1947 से लेके और वर्तमान तक की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो किसके अधीन मानी जाती हैं? इस तीसरे पोर्शन के अधीन मानी जाती हैं। तो याद रखिएगा, अपन ने भारत का संवैधानिक विकास प्रारंभ किया है। इसे सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, एक ताज के अधीन और एक संविधान निर्माण की जो दैनिक प्रक्रिया थी उसके अधीन। कैसे? 1947 के अंदर जब भारत आजाद हुआ तो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उस चीज के अधीन। क्लियर? तो आप कहोगे कि गुरुजी यहां तक तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। चलिए आगे हेडिंग लगाइए, अगली हेडिंग लगाइए, संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि। फटाफट हेडिंग लगा लीजिए, संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि। फटाफट हेडिंग लगा लीजिए, संवैधानिक विकास की
पृष्ठभूमि के बारे में। अब मैं कहानी बता रहा हूं, पेन पेंसिल नीचे रखिए और आराम से कहानी आप सुनते जाइएगा, तो आपके समझ में आ जाएगा कि मामला क्या था और क्या है और कैसे आपको याद करना है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बात है 1591 ईस्वी की। 1591 ईस्वी में याद रखिएगा कि इंग्लैंड का एक व्यापारी था, उस व्यापारी का नाम था रोल्फ फिंच। मैं कहानी जो सुना रहा हूं, इस कहानी को आपको ईमानदारी के साथ में याद रखना है। बात कब की थी? 1591 ईस्वी की थी। व्यक्ति कौन था? रोल्फ फिंच नाम का व्यक्ति था। कहां का था? तो आप कहोगे कि वो इंग्लैंड का व्यक्ति था। और क्या करता था? तो व्यापार करता था, एक बहुत ही अच्छा और कहते हैं कि बहुत ही बड़ा इंग्लैंड का क्या था? व्यापारी था। उसको किसी ने कहा कि तू एक काम कर, पूरे विश्व का भ्रमण करके आ और तू देख के कहां पे सस्ती चीजें मिलती हैं, वहां से अपन लाते हैं और इंग्लैंड में ऊंचे दामों पर अपन बेचते हैं और बेचकर क्या करेंगे कि मुनाफा कमाएंगे। मैं वापस बता रहा हूं, 1591 की बात थी। रोल्फ फिंच नाम का व्यापारी था, व्यापारी इंग्लैंड का था, ऊंचा मुनाफा कमाना चाहता था, इसके लिए वो विश्व भ्रमण के ऊपर निकलता है। और कहते हैं कि वो घूमते 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 जब वापस लौटता है तो लौटते समय वो कहां पे पहुंचता है? भारत पहुंचता है वापस जाते समय। और कहते हैं कि जब वो भारत आया तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि भारत का उस समय तत्कालीन जो शासक हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? अकबर हुआ करता था। तो ये भारत आया, भारत आने के बाद में ये कहां पे गया? अकबर के दरबार में। और जब ये अकबर के दरबार में जाता है तो ये भौचक्का रह जाता है। वहां देखता है कि सोने की कोई कमी नहीं थी, चांदी की कोई कमी नहीं थी, हीरे जवाहरातों की कोई कमी नहीं थी। ये देखता है कि राजा के जो संतानें थी, उनकी जो बीवियां थी, वो खाना भी किसमें खा रही थी? सोने के बर्तनों में खा रही थी। इन्होंने देखा कि जो सिंहासन थे, उन सिंहासनों के ऊपर भी बहुत ही शानदार सोने की परतें थी। इन्होंने देखा सिंहासनों के अंदर हीरे जड़े हुए थे। तो ये जो था रोल्फ फिंच, ये आश्चर्यचकित हो जाता है और दंग रह जाता है भारत की आर्थिक संपन्नता को देखकर। और इसके दिमाग में उसी समय मामला सेट हो जाता है कि यदि अपन भारत से व्यापारिक रिश्ते कायम करें तो अपन ऊंचे दाम कमा सकते हैं, शानदार तरीके से अपन मुनाफा कमा सकते हैं। और कहते हैं कि ये हर चीज जब ये अकबर के दरबार में घूमता है तो घूमते घूमते ये क्या करता है? हर चीज को पुस्तक में लिखता है और वापस लौटता है। और वापस लौट के और जब जाता है इंग्लैंड के अंदर जाता है तो आपको पता है कि जब दोस्त कहीं पर भी घूम के आते हैं तो अपन पूछते हैं कि बता क्या क्या करके आया है या क्या क्या चीजें लेके आया है। तो कहते हैं कि रोल्फ फिंच जो वापस लौटता है तो इंग्लैंड के व्यापारी वहां इसके पास आते हैं और पूछते हैं कि भाई तू क्या क्या देख के आया? इसने कहा सभी चीजें छोड़िए, मैं भारत को देख के आया हूं मेरी आंखों से, और भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, ये मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। भारत के लोगों के पास में धन की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। यदि अपने को पैसा कमाना है तो कहां से अपने को व्यापारिक संबंध बनाना होगा? भारत से व्यापारिक संबंध बनाना होगा। आप देख पा रहे होंगे ये जो भाई साहब हैं ये रोल्फ फिंच हैं। कौन है? रोल्फ फिंच। आप कहोगे कि जी गुरुजी, ये आप देख रहे होंगे नीचे क्या है? जहाज। जहाज पे सवार होके ये कहाँ आता है? भारत आता है। और ये सबसे नीचे आप देख रहे होंगे ये कौन है? तो आप कहोगे कि ये तो अकबर हैं। तो आप हेडिंग लगाइएगा, संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताता हूं। तो फटाफट लिखते जाइएगा एक एक पॉइंट। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि बात कब की है? तो आप कहोगे कि 1591 ईस्वी की है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1591 ईस्वी में आपको पता है कि रोल्फ फिंच नाम का व्यक्ति कहां आता है? भारत आता है। कौन आता है? रोल्फ फिंच। आपसे कोई पूछे कि ये रोल्फ फिंच कौन था तो आप कहोगे कि ये तो अंग्रेजी यात्री था। कौन था? अंग्रेजी यात्री। आपको पता है कि साहब इंग्लैंड वालों को अंग्रेज कहा करते थे, तो ये तो अंग्रेजी यात्री था। तो वापस बता देता हूं, 1591 ईस्वी की बात थी। व्यक्ति था रोल्फ फिंच। रोल्फ फिंच कौन था? अंग्रेजी यात्री था। और भारत आता है। कहां आता है? भारत आता है। ठीक है, कहां आता है? भारत आता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में सेट है। सेकंड पॉइंट आप याद रखिएगा कि रोल्फ फिंच भारत की आर्थिक
संपन्नता को देखकर, आर्थिक संपन्नता को देखकर दंग रह जाता है, दंग रह जाता है कि भाई इतना पैसा कैसे हो सकता है। याद रखिएगा कि ये रोल्फ फिंच जब भारत आता है उस समय तत्कालीन जो शासक था, तत्कालीन शासक, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय जो तत्कालीन शासक था वो अकबर था। कौन था? आप कहोगे कि गुरुजी वो तो अकबर था, ये बात तो एकदम सही है। आगे क्या याद रखना है कि रोल्फ फिंच अकबर के दरबार की हर बात पुस्तक में लिखकर ले जाता है, पुस्तक में लिख कर ले जाता है। और कहते हैं कि बाद में पुनः इंग्लैंड लौट जाता है, पुनः इंग्लैंड लौट जाता है। कहां लौट जाता है? इंग्लैंड लौट जाता है। वापस बात सुन लीजिएगा, संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि में आपको बता रहा हूं, ऐतिहासिक महत्व की चीजें बता रहा हूं। 1591 की बात होती है। रोल्फ फिंच नाम का व्यक्ति होता है, अंग्रेजी यात्री होता है, व्यापारी था, ये मुनाफा कमाना चाहता था। कहां आया था? भारत आता है। भारत की आर्थिक संपन्नता को देखकर दंग रह जाता है। इसने कभी सोचा नहीं था कि भारत इतना आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र है। तत्कालीन शासक कौन हुआ करता था? आप कहोगे कि गुरुजी अकबर हुआ करता था। और रोल्फ फिंच जो था वो अकबर के दरबार की हर बात लिख कर ले जाता है कि कहीं कोई चीज भूल नहीं जाए। और पुनः कहां लौट जाता है? इंग्लैंड लौट जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। कहां लौट जाता है? इंग्लैंड लौट जाता है। अब देखिए, याद रखिएगा कि इंग्लैंड लौटकर व्यापारियों को भारत की आर्थिक संपन्नता के बारे में बताता है, भारत की आर्थिक संपन्नता के बारे में बताता है, और कहता है कि वर्तमान समय में अकबर से ज्यादा शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न कोई शासक नहीं है। रोल्फ फिंच कहता है, रोल्फ फिंच कहता है कि वर्तमान समय में अकबर से धनी कोई शासक नहीं है, कोई शासक नहीं है। सबसे पैसे वाला है वो कौन है? अकबर ही है। और कहता है व्यापारियों को कहता है कि अधिक मुनाफा कमाना है, अधिक मुनाफा कमाना है तो
भारत से व्यापारिक रिश्ते बनाए जाए, भारत से व्यापारिक रिश्ते बनाए जाए, ये बात कौन कहता है? रोल्फ फिंच कहता है। किनको? व्यापारियों को। मैं वापस बता देता हूं, एक एक पॉइंट सेट कर लीजिएगा और ईमानदारी के साथ में जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको नोट्स बनाना है। भारत का संवैधानिक विकास, तीसरा टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है। संवैधानिक विकास को अपन 3 खंडों के अंदर विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, फिर ताज के अधीन और फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अधीन। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब से कब तक? तो याद रखिएगा 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक। 1858 से लेकर 1947 तक ताज के अधीन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन, और 1947 से वर्तमान तक जो भी चल रही हैं वो आधुनिक संविधान निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आप कहोगे कि गुरुजी बात तो एकदम सही है। फिर अपन ने प्रारंभ किया संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि के बारे में कि भाई आखिरकार ये अंग्रेज क्या खाने के लिए भारत में आए थे। रीजन तो होगा ना, ऐसे कोई व्यक्ति कहीं थोड़ी चला जाता है। आज मान लो कि साहब भारत में पंजाब के लोग कनाडा जाते हैं, किस लिए? या तो पढ़ने के लिए, या अपने स्वास्थ्य वगैरह के लिए, या वहां से धन कमाने के लिए, या वहां बसने के लिए। कोई तो कारण होता है, तो बिना कारण के कोई व्यक्ति थोड़ी आएगा। तो अपन वही कारण के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भाई आखिरकार आया क्यों। तो आपको बताया कि 1591 की बात थी। रोल्फ फिंच नाम का व्यक्ति था, अंग्रेजी यात्री था, व्यापारी था, भारत आता है और भारत की आर्थिक संपन्नता को देखकर दंग रह जाता है। उस समय भारत का तत्कालीन शासक कौन हुआ करता था? अकबर हुआ करता था। रोल्फ फिंच अकबर के दरबार में जाता है और वहां की हर बात को पुस्तक में लिखकर लेके जाता है और पुनः कहां लौट जाता है? इंग्लैंड लौट जाता है। और इंग्लैंड जाने के बाद में व्यापारियों को भारत की आर्थिक संपन्नता के बारे में बताता है और एक बहुत बड़ी बात कहता है रोल्फ फिंच कि वर्तमान समय में अकबर का मुकाबला करने वाला कोई शासक नहीं है और अकबर जितना धनी शासक कोई भी पूरे विश्व के अंदर नहीं है। यदि मुनाफा कमाना है तो किसके साथ में संबंध बनाना है? भारत के साथ में संबंध बनाना है। और आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, व्यक्ति कहीं का भी हो, चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, खुद का फायदा हमेशा देखता ही है। और आपको पता है कि साहब बाप बड़ा ना भैया, बेटा सबसे बड़ा रुपया। व्यवहार और जो भी चीजें रिश्ते बनते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनते हैं? पैसों के अकॉर्डिंग। तो इसने कहा था कि साफ कि भाई पैसे कमाने हैं तो भारत चलो, वहां से व्यापारिक रिश्ते बनाओ, व्यापार करो और अधिक क्या कमाओ? मुनाफा कमाओ। आप कहोगे कि गुरुजी यहां तक की चीजें हैं वो तो दिमाग में एकदम सेट हो गई कि भाई संवैधानिक विकास को अध्ययन के लिए 3 भागों में विभाजित कर देते हैं और पृष्ठभूमि आप बता रहे हो, तो अब चीजें समझ में आई कि भाई आखिरकार अंग्रेज भारत आए क्यों थे। यहां तक की चीजें आशा करता हूं कि एकदम समझ में आई होगी। क्लियर है? अब देखिए कि जैसे ही व्यापारियों को इसने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके व्यापारियों को बताया, तो व्यापारियों के मन में भी जैसे वो कैडबरी डेयरी मिल्क का एड आता है ना, मन में लड्डू फूटा, जैसे उनके भी मन में लड्डू फूटने प्रारंभ किए। उनको भी लगा कि भाई बात तो सही है, भारत के साथ में व्यापारिक रिश्ते कायम करे तो पैसे तो कमाए जा सकते हैं। और उसी व्यापारिक रिश्तों के प्रारंभ के लिए उसी समय याद किएगा कि लगभग 8-10 साल बाद में लगभग 1600 ईस्वी के समथिंग एक कंपनी की स्थापना की जाती है और उस कंपनी का नाम आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब जो अपन डिस्कशन करेंगे वो किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। हेडिंग लगाइए फटाफट, एक एक पॉइंट है वो आपके दिमाग में सेट। और अब भी यदि क्वेश्चन गलत करके आते हो पढ़ाने के बावजूद तो याद रखिएगा भगवान ने आपको फिर बुद्धि नाम की जो चीज है वो हिसाब की ही दी है। आपको फिर जांच करवा लेनी चाहिए कि है या नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं एक एक चीज को ईमानदारी से सुनिएगा और नोट करते जाइएगा। तो बात है अब ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि व्यापारी क्या चाहते थे कि मुनाफा कमाया जाए। मुनाफा कमाने के लिए आपको पता है कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी बनाता है, उसको रजिस्टर्ड करवाता है, उसके बाद में व्यापार प्रारंभ करता है। तो वहां के जो व्यापारी थे उन्होंने मिलकर और एक कंपनी का
स्थापना की और उस कंपनी का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और मैं कह रहा हूं कि यदि ईस्ट इंडिया कंपनी आपने लास्ट तक सुन ली तो जीवन में आप कोई सा भी एग्जाम दे के देख लेना, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो लगा लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर EIC कहते हैं। क्या कहते हैं? EIC। तो कंफ्यूज मत होना, यदि मैं कहीं पे EIC लिखूं तो भी उसका पूरा नाम क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई स्थापना कि भाई कब हुई इसकी स्थापना। तो आपको पता होना चाहिए कि 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को किसकी स्थापना हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। आप कहोगे गुरुजी ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड बात करते हैं कि भाई इसका मुख्यालय कहां पे था? मुख्यालय जिसे हेडक्वार्टर कहते हैं, तो इसका मुख्यालय था लंदन में। कहां पे था? लंदन। ठीक है। आपने देखा होगा अपने राजस्थान में डायलॉग बहुत फेमस है कि तू बड़ा लंदन गया था, कल ही ये काम कर लेता, तो ये वही लंदन है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां पे? तो आप कहोगे कि लंदन में। इसके बाद में आपको क्या पता होना चाहिए? पता ये होना चाहिए कि इसका संस्थापक कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो संस्थापकों की बात करें कि भाई संस्थापक कौन था, तो इसके दो संस्थापक हुआ करते थे प्रारंभ में, और वो दो संस्थापक जो थे, एक का नाम था जॉन वॉट्स। क्या नाम था? जॉन वॉट्स। और एक का नाम था जॉर्ज वाइट। क्या नाम था? जॉर्ज वाइट। ये आपको पता होना चाहिए। तो एक का नाम था जॉन वॉट्स और दूसरे का नाम क्या था? जॉन वाइट। क्लियर है? देखिए ये आपको मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो मुख्यालय था लंदन में, ये है। क्लियर है? ये वहां की उस समय तत्कालीन क्या थी? रानी थी, क्वीन थी। इसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। क्या नाम था? एलिजाबेथ प्रथम। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कि स्थापना तो आप कहोगे 31 दिसंबर सन 1600 को, और मुख्यालय तो आप कहोगे लंदन में, और याद रखिएगा संस्थापक तो जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट। ये क्लियर है? याद रखिएगा कि प्रारंभ के अंदर कहते हैं कि इस कंपनी में 100 साझेदार थे। कितने थे? 100 साझेदार थे। लेकिन बाद में साझेदार बढ़ते 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 217 साझेदार हो गए थे। कितने साझेदार? 217। क्योंकि जहां पे भी प्रॉफिट दिखता है तो लोग इन्वेस्ट कर ही देते हैं। तो प्रारंभ में तो लोगों को लगा कि कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, कंपनी फिर दौड़ने लगी तो लोगों ने इन्वेस्ट करना प्रारंभ किया, और अंतिम साझेदार कितने तक पहुंच गए थे? 217 साझेदारों तक पहुंच गया था मामला। तो देखिए, तो याद रखिएगा प्रारंभ में साझेदार, प्रारंभ में बात करें कि भाई कितने साझेदार थे, तो याद रखिएगा 100 लगभग। ठीक है। और बात करें कि भाई अंत में साझेदार, तो याद रखिएगा 217 साझेदार। कितने साझेदार? 217 साझेदार थे अंत में। अब आपको और क्या याद रखना है, वो पॉइंट आप सुनिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी, इंग्लैंड की रानी, तो इंग्लैंड की रानी हुआ करती थी उस समय एलिजाबेथ। कौन हुआ करती थी? एलिजाबेथ प्रथम। जो आपके सामने है ये एलिजाबेथ प्रथम, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? एलिजाबेथ प्रथम। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारियों ने स्थापना की, शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या कहते हैं? EIC। और स्थापना हुई कब? 31 दिसंबर 1600 को।
मुख्यालय कहाँ पे, तो लंदन में। याद रखिएगा संस्थापक तो कौन, जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट। याद रखिएगा प्रारंभ में साझेदार लगभग 100 थे, अंत में साझेदार तो कितने, 217 साझेदार थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी कौन थी, तो एलिजाबेथ प्रथम थी। क्लियर है। अब आप आगे की चीज सुनिएगा। ये व्यापारी जो थे ना, ये 100 के लगभग ये व्यापारी ये इकट्ठा होके और जाते हैं एलिजाबेथ प्रथम के पास में और कहते हैं महारानी को कि भाई हमें आदेश दिया जाए या ऐसा परमिट दिया जाए जिसके तहत हम बाहर जाके, इंग्लैंड के बाहर जाके भी व्यापार कर सकें। तो इंग्लैंड की महारानी ने पूछा कि भाई आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो इन व्यापारियों ने सभी ने एक स्वर में कहा कि भारत जाना चाहते हैं। तो एलिजाबेथ प्रथम ने पूछा कि भाई रीजन क्या है, क्यों जाना चाहते हो। तो रोल्फ फिंच था, उसने कहा कि भाई मैं आंखों से देख के आया हूं, भारत जो है वो सोने की चिड़िया वास्तविकता के अंदर है, वहां पे इतनी अकूत धन संपदा है कि अत्यधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। अब देखो आपको पता है कि गोलीबाज गोली सेट कर ही लेता है, रोल्फ फिंच तगड़ा गोलीबाज था, गोली देके और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवा दी थी। एलिजाबेथ प्रथम के पास में गया तो एलिजाबेथ को कहा कि महारानी हमें चार्टर तो दीजिए दीजिए, अनुमति तो दीजिए, मजेदारी तो तब रहेगी जब आप भी इसमें क्या बन जाए, साझेदार बन जाए, पार्टनर बन जाए, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि अकेले ही पैसे वाले नहीं बने, साथ में आप भी बने, तो आप भी खूब पैसा कमाएं, तो आप भी क्या हमारे साथ रहें। तो इसने कहा कि भाई चलो ठीक है, मैं भी क्या करती हूँ, साझेदार बन जाती हूँ। तो कहते हैं कि ये भी क्या बन गई थी, बाद में साझेदार बन गई थी, किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। तो चलिए अपन चर्चा जो करते हैं वो देखिएगा थोड़ा सा इस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, और बात जो है वो देखिएगा कि ईआईसी का उद्देश्य क्या था। ईआईसी का उद्देश्य कि भाई इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका जो उद्देश्य था ना वो था भारत दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी देशों में व्यापार करने का, व्यापार करने का उद्देश्य था। ये चाहते थे कि भाई पूर्वी देशों में अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और भारत में क्या किया जाए, व्यापार किया जाए। अब देखिए जो आगे पॉइंट में बताता हूं, देखिएगा कि ईआईसी को व्यापार की अनुमति किसने दी, व्यापार की अनुमति, तो आपको पता होना चाहिए कि व्यापार की जो अनुमति है वो एलिजाबेथ प्रथम ने दी थी। किसने दी थी, एलिजाबेथ प्रथम ने दी थी। और मजेदारी की बात यह है कि ये एलिजाबेथ प्रथम स्वयं भी ईआईसी में साझेदार बन गई थी, साझेदार बन गई थी। तो यहां तक नोट करिए, फिर चलते हैं अपन आगे, फटाफट हेडिंग लगा लीजिए और यहां तक नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपन आगे। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई तकलीफ है तो कमेंट कर दे, तकलीफ नहीं है तो फिर चलते हैं अपन आगे। देखिए जल्दी से कमेंट करें, देखिए यहां तक किसी को भी कोई तकलीफ नहीं, चले आगे। चलिए एक पॉइंट याद रखिएगा इसमें कि एलिजाबेथ ने कुछ शर्तों के साथ व्यापार की अनुमति दी थी।
व्यापार की अनुमति दी थी। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो कि कुछ किताबें हैं वो कहती हैं कि 15 साल के लिए और कुछ किताबें 21 वर्षों के लिए कह देती है, तो ऐसा प्रश्न कभी भी नहीं पूछा जाएगा जो डाउटफुल हैं। फिर भी मैं यहाँ पे नोट लगा के लिखवा देता हूं। अधिकांश हैं वो 15 वर्ष कहते हैं कि 15 वर्ष की अनुमति और कुछ किताबें हैं वो 21 भी कहती हैं, 21 वर्ष की अनुमति, 21 वर्ष की अनुमति। ठीक है, ये कहते हैं। अब ऐसा आएगा नहीं, मैक्सिमम तो किताबों में, अच्छी किताबों में तो 15 वर्ष का ही लिखा हुआ है। तो ऐसे होके और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी स्थापित हुई और ये व्यापार की अनुमति लेने में इंग्लैंड की महारानी से क्या हुए, सफल हुए। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन आगे की क्या बात है वो चीज सुनिएगा। आगे की बात यह है कि साहब 1600 ईस्वी के अंदर स्थापित तो कर ली, अनुमति वगैरह भी ले ली, लेकिन काफी साल गुजर गए, लगभग 7-8 साल गुजर गए। 7-8 साल गुजरे तो बात है 1608 ईस्वी की। कहते हैं 1608 ईस्वी के अंदर उस समय तत्कालीन शासक हुआ करता था इंग्लैंड का जेम्स प्रथम, और कहते हैं कि जेम्स प्रथम के पास में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जाते हैं और लोग जाके कहते हैं कि कम से कम आप हमें भारत में व्यापार करने की क्या दिलवाएं, अनुमति दिलवाएं। जैसे आपने देखा होगा कि आज भी अपन किसी देश में व्यापार करने के लिए जाते हैं तो एम्बेसी से अनुमति लेना बहुत जरूरी होता है। जिसे आपने देखा होगा कि जो भी एम्बेसी होती हैं वहां पे राजदूत बैठते हैं, देखा है ना आपने, और वहां राजदूतों के आपस में संपर्क होते हैं ताकि कल को कोई मान लो लोचा भी हो जाए तो चीजें सरकार के देख रेख के अंदर हो। आप कहोगे कि बात तो गुरुजी एकदम सही है। तो याद रखिएगा कि 1608 की बात होती है। इंग्लैंड का उस समय शासक कौन होता है, जेम्स प्रथम, और कहते हैं कि जेम्स प्रथम जो है वो अपना राजदूत बना के और विलियम हॉकिंस को कहां भेजता है, भारत भेजता है। आपको पता होना चाहिए उस समय भारत का शासक कौन हुआ करता था, जहांगीर, क्योंकि आपको पता है 1605 के अंदर अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में शासक कौन बनता है, आप कहोगे कि गुरुजी जहांगीर बनता है। ये बात तो सर्वविदित है। अब देखिए, ये जब विलियम हॉकिंस भारत आता है अगस्त के अंदर, तो इस विलियम हॉकिंस को ये लगा कि भाई जहांगीर को अपने को इंप्रेस करना है तो अपने को वहां की वेशभूषा पहन के जानी चाहिए। अब सोचिए कि अंग्रेज आदमी मान लो धोती पहने, कुर्ता पहने, साथ में साफा लगाए, गले के अंदर माला डाल ले, तो वो कैसा लगेगा, जैसे कोई अजायब घर या किसी जू के अंदर कोई बंदर आ जाए ना, ठीक वैसे लगेगा। तो कहते हैं कि ये उतरा विलियम हॉकिंस और वैसे साफा वाफा पहन पुना के और जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो सभी लोग मुस्कुराए कि यार गजब कार्टून आया है। अब इसने सोचा था कि भाई मैं अपना अच्छा इंप्रेशन डालूंगा, लेकिन इसका गलत इंप्रेशन पड़ा। ये फिर काफी दिनों तक वहां पे रहा, लेकिन ये पूर्ण अनुमति लेने में क्या रहा, असफल रहा। जहांगीर ने इसको पूर्ण रूप से अनुमति नहीं दी और कहा कि देखो भाई, आपसे पहले पुर्तगाली आए हैं भारत, और जो जलीय सीमाएं हैं उन पे पुर्तगालियों का क्या है, अधिकार है। तुम यदि भारत में व्यापार करना चाहते हो तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम्हें बात किससे करनी होगी, पुर्तगालियों से करनी होगी। और पुर्तगाली यदि आपको अनुमति दे देते हैं तो तुम फिर भारत के अंदर क्या कर लेना, व्यापार कर लेना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो इस विलियम हॉकिंस ने कहा कि देखो पुर्तगाली हैं वो तो कभी भी हमें हानि करेंगे। तो जहांगीर ने कहा कि भाई देखो, हानि करेंगे तो मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, और तुम्हें रहना है यहाँ पे, मान लो बस्ती बसा के रहना है तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ। और कहते हैं कि जहांगीर ने 400 बीघा जमीन दी थी इन्हें सूरत में दान में। कितनी बीघा दी थी, 400 बीघा। किसको, विलियम हॉकिंस को। तो देखिए यहाँ से 8-10 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या क्या बनते हैं सुनते जाना। आपसे सवाल पूछेगा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भारत के अंदर प्रथम अंग्रेज यात्री भेजा गया था अनुमति लेने के लिए, वो कौन था, तो आप कहोगे विलियम हॉकिंस था। आपसे पूछे कि विलियम हॉकिंस कब आया था, तो आप कहोगे 1608 में आया था। आपको पूछे कि भाई विलियम हॉकिंस किसके राजदूत के रूप में आया था, तो आप कहोगे जेम्स प्रथम के राजदूत में आया था। आपसे पूछे कि जेम्स प्रथम का जो राजदूत था विलियम हॉकिंस जब भारत आया उस समय क्या अकबर था, आप कहोगे नहीं, उसकी मृत्यु हो गई थी, जहांगीर था।
आपसे पूछेंगे क्या ये पूर्ण अनुमति लेने में सक्सेसफुल रहा, सफल रहा, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि पुर्तगालियों से बात करो, पुर्तगाली यदि कह दे तो बात ठीक हो सकती है, अदरवाइज तो नहीं होगी। और क्या दिया, तो आप कहोगे कि 400 बीघा जमीन दान दी। कहां पे दी, तो सूरत के अंदर दान दी। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं, अब देखते जाइएगा। भाई साहब जो सबसे ऊपर हैं ये जेम्स प्रथम हैं, ये भाई साहब हैं, ये कौन है, विलियम हॉकिंस हैं, और सबसे नीचे आप देख रहे हो ये कौन है, जहांगीर हैं। कौन है, जहांगीर हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो जेम्स प्रथम, विलियम हॉकिंस, और ये कौन है, जहांगीर। अब आप कहो तो मैं बाकी की आगे की चीजें फटाफट लिखवा देता हूं। तो लिखिए, एक एक पॉइंट लगा के और सेट करते जाना। EIC के द्वारा भेजा गया प्रथम व्यक्ति, और भेजा किसके लिए, तो आप सभी को अच्छे से पता है, व्यापार की अनुमति के लिए। व्यापार की अनुमति के लिए, ठीक है। तो फटाफट लिखिएगा कि भेजा गया व्यक्ति कौन था, तो आप कहोगे कि विलियम हॉकिंस था। कौन था, विलियम हॉकिंस। ये आपको पता होना चाहिए। और भेजा किसने था, तो आप कहोगे जेम्स प्रथम ने भेजा था। जेम्स प्रथम कहां का था, तो आप कहोगे कि जेम्स प्रथम था वो तो इंग्लैंड का शासक था। कहां का था, इंग्लैंड का। तो विलियम हॉकिंस आया था। कब आया, यदि आपसे ये पूछ लें कब, तो याद रखिएगा 24 अगस्त। कब, 24 अगस्त और 1608 में आया था, ठीक है। तो और आपसे पूछ ले कि भाई विलियम हॉकिंस किसके राजदूत के रूप में आया, किसके राजदूत के रूप में, किसके राजदूत के रूप में आया, तो आप कहोगे जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, ठीक है। जो जो पॉइंट बता रहा हूं स्टार पॉइंट लगा के लिख लीजिएगा। विलियम हॉकिंस के भारत आने के समय शासक, आने के समय भारत का शासक। तो सभी को अच्छे से पता है कि भारत का शासक तो जहांगीर था। कौन था, जहांगीर। कौन था, जहांगीर। आप कहोगे कि गुरुजी बात तो एकदम सही है। अब इसके बाद में यदि अपन करें कि भाई निष्कर्ष क्या निकला इसके आने का, निष्कर्ष तो आपको अच्छे से पता है कि व्यापार की पूर्ण अनुमति नहीं ले सका, पूर्ण अनुमति प्राप्त नहीं कर सका, प्राप्त नहीं कर सका, ठीक है। वापस सुन लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा गया प्रथम व्यक्ति व्यापार की अनुमति के लिए कौन था, विलियम हॉकिंस था। विलियम हॉकिंस किसके राजदूत के रूप में आया था, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में। कब आया, तो 24 अगस्त 1608 को आया। और विलियम हॉकिंस के भारत आने के समय भारत का शासक कौन था, जहांगीर था।
निष्कर्ष क्या निकला? तो व्यापार की पूर्ण अनुमति ये प्राप्त नहीं कर सका। और आपसे पूछ ले कि भाई इसका कारण तो बताओ, व्यापार की अनुमति क्यों नहीं ले सका, तो आप कहोगे कि इसका जो मेन कारण था वो था पुर्तगालियों का विरोध। पुर्तगालियों का विरोध, ये आपको पता होना चाहिए। पुर्तगालियों ने क्या किया था? इस बात का विरोध किया था कि साहब जब हम पहले आए हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? तो इन्होंने कहा कि भाई यदि व्यापार करना है तो पुर्तगालियों से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में एक पॉइंट आपको ये और पता होना चाहिए, क्या? तो देखिएगा कि जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को बस्ती बसाने हेतु सूरत में 400 बीघा, कितने बीघा? 400 बीघा जमीन दी थी। ठीक है, कितने बीघा जमीन दी थी? 400 बीघा जमीन दी थी। और याद रखिएगा कि विलियम हॉकिंस पुनः इंग्लैंड लौट जाता है। इंग्लैंड लौट जाता है और विलियम हॉकिंस इंग्लैंड में EIC के अधिकारियों को वस्तु स्थिति से अवगत करवाता है। वस्तु स्थिति से अवगत करवाता है। ठीक है, और बहुत बड़ी बात कहता है। क्या कहता है वो गौर से सुन लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के, नोट लगा के। ठीक है, विलियम हॉकिंस बताता है कि भारत में व्यापार करना है तो अनुमति पुर्तगालियों से लेनी पड़ेगी। अनुमति पुर्तगालियों से लेनी पड़ेगी। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए आगे क्या होता है। अब देखिएगा, भाई साहब दिख रहे हैं, इन भाई साहब का नाम था कैप्टन थॉमस बेस्ट। क्या नाम था? कैप्टन थॉमस बेस्ट। और ये कहते हैं कि ये उस जमाने के अंदर इंग्लैंड की जो नेवी हुआ करती थी, नौसेना, उसका सबसे बेस्ट कमांडर हुआ करता था, कैप्टन हुआ करता था। और आपने देखा होगा कि जितने भी सैनिक होते हैं उनके रगों में खूनी फौलाद दौड़ता है। देखा है ना, वो झगड़ा कर लेते हैं, वो अपनी देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। ये कैप्टन बेस्ट था। इसने ये कहा कि पुर्तगालियों की इतनी औकात थोड़ी है कि अंग्रेजों को रोक सकें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे उन्होंने कहा कि फिर अपन कर क्या सकते हैं। तो इसने कहा कि सैन्य कार्रवाई की जानी चाहिए, और सैन्य कार्रवाई करके और पुर्तगालियों को हरा देंगे, और हराने के बाद में अपने को ऑटोमेटिकली भारत में व्यापार की क्या मिल जाएगी? अनुमति मिल जाएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने कहा कि क्या इतना इजी है
तो इसने कहा कि वो काम ही क्या करना जो आसान हो, काम तो वही करना चाहिए जिसके लिए लोग कहें कि इम्पॉसिबल, और फिर आप उसको कहो कि आई एम पॉसिबल, कि मैं इसको संभव करके दिखाऊंगा। और भाई साहब के रगों में खून की जगह फौलाद दौड़ता था। इसने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा। इसको बोला कि भाई क्या करना है, इसने कहा कि मैं एक स्ट्रेटेजी बनाता हूं, उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। पूछा कि क्या, इसने कहा मुझे सबसे बड़ा जो इंग्लैंड का जहाज है वो जहाज चाहिए। तो व्यापारियों ने कहा कि हम इतने पैसे दे देंगे कि वो जहाज ले सकें। इसने कहा कि मेरे को शानदार जो एकदम ट्रेंड सैनिक है वो 500 सैनिक चाहिए। कहा कि भाई ठीक है कि क्या करें। तो कहते हैं कि इसने अंदर सैनिकों को डाला और उन सैनिकों को कहा कि तुम में से कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी बाहर नहीं। समझ गए, दुश्मन देश को ये लगना चाहिए कि भाई जहाज में केवल 10-5 ही सैनिक हैं। समझ गए। और कहते हैं कि वो वहां से सूचनाएं पहुंचवा देता है कि भाई हम लोग हैं वो पुर्तगालियों पे आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। अब वो पुर्तगाली क्या थे कि वो दूर से दूरबीन से ऐसे देखते थे, तो देखते दूर से ही उन जहाजों को तो देखा कि उस जहाज के ऊपर क्या थे, 5-7 व्यक्ति थे। तो पुर्तगालियों को लगा कि ये 5-7-10 जने अपने से क्या करेंगे, और यदि मान लो युद्ध भी करेंगे तो इनको तो घंटे 2 घंटे में सल्टा देंगे। और कहते हैं कि ये जो कैप्टन बेस्ट था उसने क्या किया कि एक जहाज को तो लाया आगे और बाकी के जहाजों को घुमा के और पीछे की तरफ से क्या किया, बैक कवर किया। अब ये जो थे ये पुर्तगाली इधर से आए और जैसे ही उनको ये लगा कि भाई ये तो 5-10 है, तो पुर्तगाली क्या हुआ है कि 150 सैनिकों को लेके निकल लिए कि अभी इनका ठोक पीट के आ जाएंगे। गए तो फिर वो सैनिक अंदर से निकले, तब उनको पता लगा कि अपन तो 150 ही रह गए, तो 500-600 हैं। और कहते हैं कि पकड़ के बहुत ही तगड़ी धुलाई की गई, जैसे सर्फ एक्सल लगा के धुलाई करते हैं ना जैसे। तो पुर्तगालियों ने कहा कि हम तो तुम्हारी काली गाय हैं, आज के बाद में तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे, तुम्हें व्यापार करना है तुम व्यापार कर लो। तो इस प्रकार से ये कैप्टन जो थॉमस बेस्ट होता है वो अंग्रेजों के लिए अनुमति लेने के अंदर क्या होता है, सफल होता है। किनसे अनुमति, पुर्तगालियों से, क्योंकि पुर्तगालियों को ये युद्ध में क्या कर देता है, हरा देता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और उसके बाद में फिर 1613 के अंदर व्यापारिक कोठी की स्थापना की जाती है। कुछ किताबें 1612 भी दे रखी होती है, लेकिन आप 1613 याद रखिएगा। तो चलिए इसके बारे में अपन अब डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भाई साहब कौन, कैप्टन बेस्ट। तो देखिएगा इधर कैप्टन थॉमस बेस्ट, ठीक है, और किनके मध्य, पुर्तगालियों के मध्य। पुर्तगालियों के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि थॉमस बेस्ट जो होता है इस युद्ध में क्या होता है, विजयी होता है। और आपको अच्छे से पता है कि पुर्तगालियों की इस युद्ध में क्या होती हैं, हार होती हैं। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो युद्ध था, ये युद्ध सूरत के निकट लड़ा गया था। सूरत के निकट लड़ा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको क्या पता होना चाहिए कि पुर्तगालियों को हराने के बाद में पुर्तगालियों को हराने के बाद में पुर्तगालियों को हराने के बाद 1613 में, कुछ किताबें 1612 कर देती है, आपको 13 याद रखना है। 1613 में सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की जाती है। कोठी की स्थापना की जाती है। ठीक है, ये तुम लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा कैप्टन थॉमस बेस्ट
और पुर्तगालियों के मध्य युद्ध होता है। थॉमस बेस्ट विजयी होता है, पुर्तगाली हार जाते हैं। और ये युद्ध कब होता है तो याद रखिएगा 1612 में होता है। और इस ये जो युद्ध था ये सूरत के निकट लड़ा गया था और पुर्तगालियों को हराने के बाद में 1613 ईस्वी में सूरत में व्यापारी कोठी की क्या कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी। बस ये लास्ट है। अब आपको इसके बारे में बता देता हूं, फिर अपन चलेंगे कल, समझ गए। तो देखिए 1608 में आया तो साहब जहांगीर ने कह दिया पुर्तगालियों से बात कर लो, समझ गए। पुर्तगाली विरोध कर रहे थे, वापस जाता है, फिर कैप्टन बेस्ट आता है, इनको हराता है। तो पुर्तगालियों का विरोध तो एक तरीके से ठंडा पड़ ही गया था। 1613 में व्यापारी के कोठी की स्थापना कर लेते हैं और उसके बाद में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि साहब अब से वापस एक राजदूत को भेजा जाए अनुमति लेने के लिए। और वो जो था राजदूत वो आता है भारत और उसका नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम था? सर टॉमस रो। वो 1615 के अंदर लास्ट में आता है दिसंबर में और कहते हैं 10 जनवरी 1616 ईस्वी को, याद किएगा, सर टॉमस रो जो आपके सामने हैं, इनके और जहांगीर के मध्य अजमेर के अंदर अकबर का किला, जिसे मैगजीन का किला भी कहते हैं, वहां पे इनकी क्या होती है, शिष्टाचार भेंट होती है। और ये 3 साल तक जहांगीर के क्या रहा था कि राज प्रशासन के अंदर रहा था। और ये वो व्यक्ति था जो पूर्ण व्यापार की क्या कर लेता है, अनुमति प्राप्त कर लेता है। तो अब देखिएगा, फटाफट हेडिंग लगाइएगा, पॉइंट लिखिएगा कि EIC के द्वारा व्यापार की अनुमति हेतु भेजा गया द्वितीय राजदूत। ठीक है, कौन था? तो आप कहोगे कि साहब वो तो सर टॉमस रो था। कौन था? सर टॉमस रो। बात कर लेते हैं कि भाई सर टॉमस रो भारत कब आए, तो याद रखिएगा 1615 जहांगीर से भेंट कब हुई तो आपको पता होना चाहिए 10 जनवरी 1616 को। और 10 जनवरी 1616 को कहां पे? तो अकबर के किले में, अकबर का किला। इस अकबर का किला कहां? तो अजमेर में। ठीक है, याद रखिएगा इसी अकबर के किले को ही मैगजीन दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग? मैगजीन दुर्ग। राजस्थान के किले जब आपको पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में विस्तार ढंग से आपको मैं वहां पे बता दूंगा। क्लियर है? मैगजीन दुर्ग में इनकी होती हैं। और क्या निष्कर्ष निकलता है इसके आने का? तो याद रखना, पूर्ण रूप से व्यापार की अनुमति लेने में सफल। पूर्ण रूप से व्यापार की अनुमति लेने में सफल होता है। और इतना याद रखिएगा कि सर टॉमस रो हैं जहांगीर के राज दरबार में राज दरबार में 3 वर्ष तक रहे थे। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक रहे थे। करो, इसको नोट करो, फिर चलते हैं अपन आगे। कर लिए इसको नोट? तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मेरे को तो पढ़ाने में मजा आने लगता है तो फिर मैं समय को नहीं देखता। आशा करता हूं कि आप लोगों को भी वैसे ही एंजॉय कर रहे होंगे जैसे मैं करता हूं।
तो आप देख लीजिएगा, आज तीसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ था, इंडियन पॉलिटी का भारत का संवैधानिक विकास। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसको सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, ताज के अधीन और संविधान निर्माण की जो जनरल प्रक्रिया है उसके तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब, तो आप कहोगे 1773 से 1858, ताज के अधीन तो 1858 से 1947 और 1947 से वर्तमान तक। इसके बाद में अपन ने बात की किसके बारे में, संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि के बारे में। आपको बताया 1591 की बात थी, रोल्फ फिंच था, अंग्रेजी यात्री थे, व्यापारी था, भारत आता है, आर्थिक संपन्नता को देखता है। उस समय भारत का शासक अकबर था, अकबर के दरबार की हर चीज को लिखकर लेके जाता है, पुनः कहाँ लौटता है, इंग्लैंड लौटता है। इंग्लैंड लौट के वहां के व्यापारियों को भारत की आर्थिक संपन्नता के बारे में बताता है और कहता है कि अकबर वर्तमान समय में सबसे धनी शासक है और अकबर से धनी कोई शासक नहीं है। और व्यापारियों से कहता है कि अधिक मुनाफा कमाना है तो व्यापारिक रिश्ते किससे बनाने हैं, भारत से बनाने हैं। फिर अपन ने स्टार्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, तो स्थापना 31 दिसंबर 1600, मुख्यालय तो लंदन, संस्थापक तो जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट, प्रारंभ में साझेदार 100 थे, अंत में 217 साझेदार हो जाते हैं। और ईस्ट इंडिया की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी कौन थी, तो एलिजाबेथ प्रथम थी। आप कहोगे कि बात तो एकदम सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत, दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी देशों में व्यापार करने का था और ईस्ट इंडिया को व्यापार की अनुमति एलिजाबेथ प्रथम ने दी थी। स्वयं भी ईस्ट इंडिया कंपनी की साझेदार बन गई थी और कुछ शर्तों के साथ में व्यापार की अनुमति देते हैं। कुछ पुस्तकें कहती है 15 वर्ष, कुछ कहती है 21 वर्ष। याद रखिएगा 15 याद रखिएगा 21। और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा गया प्रथम व्यक्ति भारत जो व्यापार की अनुमति के लिए आया था विलियम हॉकिंस था। कब आया था, तो 24 अगस्त 1608 को आया था। किसके राजदूत के रूप में, तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में। और भारत के उस समय शासक कौन था, तो जहांगीर था। और व्यापार की पूर्ण अनुमति प्राप्त नहीं कर सका था क्योंकि पुर्तगालियों ने इस बात का क्या किया था, विरोध किया था। और इसने कहा कि पुर्तगालियों से मामला सेट कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को बस्ती बसाने के लिए 400 बीघा जमीन दी थी। कहां पे, तो याद रखिएगा सूरत में। और विलियम हॉकिंस पुनः इंग्लैंड लौट जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को वस्तु स्थिति के बारे में बताता है और कहते हैं कि व्यापार करना है तो पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद में कैप्टन बेस्ट भाई साहब थे और पुर्तगाली थे। युद्ध होता है 1612 में, कैप्टन थॉमस बेस्ट जीत जाता है और सूरत के निकट ये लड़ा जाता है। और पुर्तगालियों को हराने के बाद में 1613 में सूरत में व्यापारी कोठी की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा व्यापार की अनुमति लेने के लिए भेजा गया द्वितीय राजदूत सर थॉमस रोता भारत कब आया, तो 1615 में। जहांगीर से भेंट तो 10 जनवरी 1616 को। कहां पे, अकबर के किले में, अजमेर में, जिसे मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। निष्कर्ष पूर्ण रूप से व्यापार की अनुमति लेने में सफल रहा था और जहांगीर के राज दरबार में 3 वर्ष तक रहा था। ये बात हुई आपके संवैधानिक विकास के पार्ट फर्स्ट की। कल अपन इसके बाद में पढ़ेंगे कि कहां कहां इसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध लड़े, कैसे इसने फिर भारत में अपने पांव पसारे। इस बात को देखने के लिए देखना होगा कल का एपिसोड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते कल एक शानदार एपिसोड के साथ में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।